नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवली निगम। नेपाल की सेना हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आगे आई। भारत ने अपने नागरिकों को स्थिति शांत होने तक नेपाल की यात्रा से बचने की सलाह दी। इजरायल ने कतर में हमास के कई नेताओं को निशाना बनाया, कई धमाकों की खबर। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 189 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। नेपाल की सेना ने देश में व्यापक हिंसक प्रदर्शन के बाद सेना सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती को लेकर सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है। सेना ने आज रात 10 बजे से नेपाल की जनता की सुरक्षा के लिए स्थिति नियंत्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रेस वक्तव्य में कहा गया है कि मौजूदा स्थिति का अनुचित लाभ उठाकर कुछ अराजक समूह नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। वक्तव्य में कहा गया है कि अगर ऐसी गतिविधियां नहीं रोकी गई तो सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियां आज नेपाल और नेपाली जनता की सुरक्षा के लिए स्थिति पर काबू पाने की अपनी मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगी। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने युवाओं के देशव्यापी प्रदर्शनों के दौरान 19 लोगों की मौत और 300 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को इस्तीफा सौंपा। तकनीकी रूप से नेपाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लग गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं काठमांडू में मौजूद हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। श्वेता, प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद और अब जो सेना कदम उठा रही है उसके बाद क्या हलचल है वहां? लवलीन, देखिए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने युवा प्रदर्शनकारियों से निवेदन किया है कि वे शांति बनाए रखें ताकि सभी राजनीतिक दल मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकें। मंगलवार के दोपहर तक में कई राजनीतिक दल के नेताओं के घरों को आग लगा दी गई और लूटपाट की गई है। संसद भवन, सिंह दरबार समेत कई सरकारी भवनों को आग के सुपुर्द कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सारी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। अभी नेपाल में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। लवलीन, धन्यवाद श्वेता इस जानकारी के लिए। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के हवाई अड्डे बंद होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमानन कंपनियों ने दिल्ली से आने वाली उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को अपनी यात्रा पुनर्निर्धारित करने या आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिफंड का दावा करने का परामर्श दिया है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को शक्ति का प्रयोग करने पर बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन करना होगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि नेपाल की स्थिति पर गहरी चिंता है और वो निगरानी रख रहा है। इस बीच भारत ने अपने नागरिकों को स्थिति शांत होने तक नेपाल की यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। इजरायल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के कई नेताओं को निशाना बनाया और वहां कई धमाकों की भी खबर है। इजरायल रक्षा बलों और शिन बेट सुरक्षा एजेंसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये कतर में इजरायल की पहली सैन्य कार्रवाई है। कतर ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इसे कायराना हमला बताया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल और नागरिक सुरक्षा इकाइयां घटना के बाद की स्थिति को नियंत्रित करने में लगी हुई हैं। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका पर नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाने की आड़ में उनके देश की विशाल तेल और खनिज संपदा पर कब्जा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। श्री मादुरो ने चेतावनी दी है कि उनका देश ऐसे किसी भी प्रयास के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने आरोप में कहा है कि कैरिबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य विस्तार नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ नहीं बल्कि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने की नीयत से प्रेरित हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वेनेजुएला से आने वाले नशीले पदार्थों के कारण हजारों अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई है। भारत और श्रीलंका ने मन्नार के जिला सामान्य अस्पताल में दुर्घटना और आपातकालीन इकाई के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके लिए भारत ने 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए का अनुदान दिया है।
भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर अनिल जसिंघे ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नलिंदा जैतिसा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस परियोजना में 2 मंजिला इकाई का निर्माण और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति होगी, जो आपातकालीन देखभाल में एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगी। इससे समय पर इलाज और अस्पताल में भीड़ भाड़ कम होने की उम्मीद है। यह पहल श्रीलंका के स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के व्यापक सहयोग का हिस्सा है, जिसमें सोबासेरिया 1990 एम्बुलेंस सेवा, उत्तर और पूर्व में अस्पताल उन्नयन तथा डिकोया में 150 बिस्तरों वाला अस्पताल शामिल है। कोलंबो से डॉक्टर अहमद मोइन फारूकी की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए करिश्मा राय। भारत ने आज सजा पूरी कर चुके 48 पाकिस्तानी मछुआरे और 19 पाकिस्तानी नागरिकी कैदियों को स्वदेश भेज दिया है। इन पाकिस्तानी मछुआरों और नागरिकों को अटारी वाघा सीमा के रास्ते स्वदेश भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान की हिरासत में बंद भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वो पाकिस्तान की हिरासत में बंद मछुआरों सहित सभी भारतीय कैदियों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाए। पाकिस्तान के अधिकारी निजी विदेशी कंपनियों से प्राप्त व्यापक निगरानी उपकरणों के माध्यम से पत्रकारों और प्रमुख राजनेताओं सहित लाखों नागरिकों की जासूसी कर रहे हैं। शैडोज ऑफ कंट्रोल, सेंसरशिप एंड मास सर्विलांस इन पाकिस्तान शीर्षक वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान का बढ़ता निगरानी नेटवर्क चीनी और पश्चिमी दोनों तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये निष्कर्ष पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी की वर्ष 2024 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में उनकी निजी कॉल ऑनलाइन लीक होने के बारे में दायर एक याचिका पर निर्धारित है। इस बीच अदालत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों ने फोन टैपिंग चलाने या ऐसा करने की क्षमता रखने से इनकार किया है। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले विधेयक को स्वीकृति दे दी है। स्पीकर जगत विक्रमरत्ने ने आज संसद में इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति अधिकार निरसन विधेयक में 1986 का अधिनियम निरस्त हो गया है। इसके अंतर्गत पूर्व राष्ट्रपतियों और उनकी विधवाओं को सरकार से वित्त पोषित आवास, परिवहन, कर्मचारी और सचिवालय भत्ते मिलते थे। न्यायालय ने कहा कि ये विधेयक संविधान के विरुद्ध नहीं है। अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में एक वाहन के खड्ड में गिरने से 11 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर दारियम जिले में चालक की लापरवाही के कारण हुआ। वाहन में एक ही परिवार के 7 सदस्यों समेत 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले कल पूर्वी गजनी प्रांत में एक कार और बस की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए चालक ने 12 यात्रियों को कार में बिठा लिया। कार की क्षमता केवल 5 लोगों की थी। दक्षिण कोरिया के चिप बनाने वाले प्लांट में आज गैस रिसाव होने से 22 लोग घायल हो गए। यह घटना दक्षिण कोरिया के पश्चिमी बंदरगाह शहर इंचियोन में स्थित एक सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट में हुई। फैक्ट्री के कर्मचारियों और आसपास की कंपनियों में काम करने वाले लोगों सहित लगभग 120 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मीडिया खबरों के अनुसार हाइड्रोक्लोरिक एसिड टैंक में एक रसायन को गलत तरीके से इंजेक्ट करने के दौरान गैस लीक हुई। पुलिस और अग्निशमन अधिकारी घटना की आगे जांच करेंगे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2020 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 188 रन बनाए और हांगकांग को 189 रन का लक्ष्य दिया है। भारत का पहला मैच कल मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होना है। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल की सेना ने हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। भारत ने अपने नागरिकों को स्थिति शांत होने तक नेपाल की यात्रा से बचने की सलाह दी है। इजरायल ने कतर में हमास में कई नेताओं को निशाना बनाया और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 189 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही ये विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।